गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज विक्रम सिंह, डायरेक्टर कंपटीशन वॉरियर्स। और एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं हमारी नई वीडियो के साथ। और सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, वो हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और शेयर आप वीडियोस को प्लीज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि स्टूडेंट्स भी उसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है जी। और हमारे चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली क्या है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी थी, बैंक्स से रिलेटेड ये सीरीज थी। और वो थी कि जितने भी बैंक्स के टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। और सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट उठाया वो था डिजिटल बैंकिंग। तो ये डिजिटल बैंकिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें से मैंने आपको बताया था कि पेपर में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर डिजिटल बैंकिंग को हमें समझना है तो उसकी इंट्रोडक्शन को हम लेंगे और उसकी जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है उसको समझने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये जो शब्द है डिजिटल बैंकिंग, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपने घबराना नहीं है इतना होच पोच देखकर। मैं आपको सारी वीडियो समझाऊंगा और उसके बाद आपको इन सभी कीवर्ड्स का मतलब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो देखिए, डिजिटल बैंकिंग की जो डेफिनेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो बैंकिंग विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन। देखिए, डिजिटल शब्द का मतलब जब तक आपको नहीं पता तब तक हम इस डिजिटल बैंकिंग शब्द को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो डिजिटल शब्द है ना, इसको हमने डिफाइन करना है। देखिए, डिजिटल का मतलब होता है कि कंप्यूटर बेस्ड, कि बैंकिंग बेस्ड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर की मदद से जो बैंकिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसको बोला जाता है डिजिटल बैंकिंग। अब कंप्यूटर को डिजिटल क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए, जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो डिजिट्स की फॉर्म में समझता है। डिजिट्स का मतलब क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं उनको हम बोल देते हैं डिजिट्स। और जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो 0 एंड 1 की लैंग्वेज को समझता है। ये दो डिजिट है जिनको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, 0 एंड 1। इसी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है और इसी हिसाब से वो अपने ऑपरेशंस को प्रोसेस करता है। तो इसीलिए व्हेन वी यूज कंप्यूटर इन बैंकिंग इट इज नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन क्या ये सवाल कंप्लीट है? नो। अगर जस्ट आप कंप्यूटर के डब्बे ला करके रख दो बैंक के अंदर तो आप नहीं कह सकते कि आप डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं अपने बैंक के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए, जब ये कंप्यूटर इंटीग्रेट होता है, जुड़ता है, किसके साथ कपल्ड होता है? किसके साथ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि सूचना क्रांति के साथ। और सूचना क्रांति में एक बहुत जबरदस्त इन्वेंशन हुई, एक टूल है सूचना क्रांति का जो इंफॉर्मेशन को दूर दूर तक, विश्व के हर कोने कोने तक पहुंचा देता है, और वो है इंटरनेट। देखिए, जब इंटरनेट कंप्यूटर के साथ जुड़ता है, यानी कि जब इंटरनेट को हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और इस इंफॉर्मेशन को हम पहुंचाते हैं हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए, तब ये क्या बन जाता है? डिजिटल बैंकिंग। सो डिजिटल बैंकिंग is we can say that is the use of computers, and when these computers are coupled with information technology or with internet, and then we broadcast, we you can say distribute our information to each and every corner इन द वर्ल्ड, या जहां हम अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर जाना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? डिजिटल बैंकिंग। तो देखिए, डिजिटल बैंकिंग भारत में कंप्यूटर 1955-56 में आ गया था। 1955-56 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में वहां पर आ गया था। लेकिन उस वक्त इंटरनेट वगैरह नहीं था और कंप्यूटर भी उतने एडवांस नहीं थे जितने आज एडवांस्ड हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर अगर हम बात करें तो इंटरनेट, ये जो आपकी डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत कब से शुरू हुई? इन द 80s, यानी कि 82-83 में। देखिए, 82-83 में ये जो बैंकिंग स्टार्ट हुई, उससे पहले जो बैंकिंग होती थी भारत में वो कहलाती थी ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग। मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर, ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग। देखिए, ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग, ब्रिक एंड मोर्टार का मतलब क्या है? ईंट पत्थर चूना मिट्टी, यानी कि ईंट पत्थर चूना मिट्टी से हम क्या बनाते हैं? दीवारें, बिल्डिंग्स। वो बैंकिंग जो बिल्डिंग के अंदर रह करके की जाती थी वो ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग कहलाती थी। यानी कि बैंक किसी के पास नहीं जाता था, बैंक अपने कस्टमर्स के पास नहीं जाता था, कस्टमर बैंक के पास चलकर आता था, उस बिल्डिंग में चल कर के आता था जहां पर बैंक होता था, वो बैंक की जो बिल्डिंग होती थी। और इसीलिए इसको ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग, यानी कि चार दीवारी के अंदर रह करके ऑपरेशंस किए जाते थे बैंकिंग के। ठीक है जी, बैंक्स के। तो इसलिए इसको ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग बोला जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल बैंकिंग का प्रीकर्सर कौन है, तो वो है ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग। लेकिन जब कंप्यूटर भारत में आया, कंप्यूटर भारत में बहुत पहले से आने लग गया था, लेकिन जब बैंक्स ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि भारत में कंप्यूटर बैंक्स ने कब इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैं आपको बता दूं कि 1983 की बात है, 1983 की बात है, जब भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्यूटी गवर्नर थे डॉक्टर सी रंगाराजन, डॉक्टर चक्रवर्ती रंगाराजन। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई 1983 में, और उस कमेटी
को क्यों गठित किया गया? उस कमेटी का गठन किया गया कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक्स, के बैंक्स को हमने कंप्यूटराइज करना है, यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंक में लेकर के आना है। और पहली कमेटी 1983 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन बना दी गई। ये मैंने यहां पर लिख दिया है कीवर्ड, ठीक है जी। तो उसके बाद से यानी कि डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत भारत के अंदर हुई, ठीक है जी। तो लेकिन अब सवाल ये है कि क्यों करना, हम करना क्यों चाहते थे डिजिटल बैंकिंग? देखिए डिजिटल बैंकिंग का मतलब ये था कि जो ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग है ना, जो चार दीवारी के अंदर सीमित बैंकिंग है, उससे हमें बाहर निकलना है। और अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पर, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स। देखिए बैंकिंग सेक्टर क्या है? एक सर्विस सेक्टर है। ये डिलीवरी करता है किस चीज की, क्या क्या प्रदान करता है आपको? सर्विसेज, बैंकिंग से जुड़ी हुई, रुपये पैसे से जुड़ी हुई आपको सर्विसेज प्रदान करता है, ठीक है जी। तो ऐसे कौन से हम अल्टरनेट ऐसे ढंग, तरीके, मेथड्स, प्रणालियां इस्तेमाल करें जो ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग सिस्टम से इंडियन बैंकिंग सिस्टम को बाहर ले जाए? तो वो था कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और विद द हेल्प ऑफ अदर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हम हमारी बैंकिंग को इस ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग से बाहर ले जाएं। और उसी को देखते हुए क्या हुआ? सबसे पहले एटीएम्स आए, ठीक है, मैंने लिख दिया है कि एटीएम्स आ गए। एटीएम्स के साथ जुड़े हुए डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स, ये सब उसके साथ आ गए। उसके बाद मैंने देखा पीओएस टर्मिनल्स के पॉइंट ऑफ सेल एट मर्चेंट पॉइंट, ये टर्मिनल्स आ गए। ये भी भुगतान करने का, रुपए पैसे का एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस करने का एक तरीका है। हम इसके ऊपर बात करेंगे, पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है जी। इंटरनेट बैंकिंग आ गई, मोबाइल बैंकिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद और भी एडवांस ट्रांजैक्शंस मेथड्स, आरटीजीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेफ्ट, ये भी टेक्निक्स आ गई, ठीक है। तो यानी कि हमारा कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का और इंटरनेट को इस्तेमाल करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अल्टरनेटिव डिलीवरी मैकेनिज्म को दे पाए भारत के लोगों को, यानी कि बैंक दे पाए भारत के लोगों को, अपने कस्टमर्स को, ठीक है जी। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई। 1983 में ये काम शुरू हो गया, लेकिन वहां पर उस वक्त डिजिटल बैंकिंग फुल फ्लैश नहीं आ सकती, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर था, इंटरनेट तो था ही नहीं। तो क्या हुआ कि वो कहते हैं कि धीरे धीरे हम प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जाएगी बैंक्स भी इसको अडॉप्ट करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी क्या है कि हमने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना सीखना है। हमारे जो मैनुअल लेजर्स हैं उनको हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करना शुरू करना है, उनको रिट्रीव करना शुरू करना है, उनको प्रोसेस करना शुरू करना है, और इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हो गया बैंक्स के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद 1983 से लेकर के 1999 तक, 1989, 1992 तक ये बातें चलती रही, ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि भारत में 1995 में सूचना क्रांति का जो जबरदस्त टूल है इंटरनेट, उसने दस्तक दी, और बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 1995 में भारत में इंटरनेट को क्या किया कि इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, टेलीकम्युनिकेशन में थी, और ये इंटरनेट लेकर आई, ब्रॉडबैंड सर्विसेज लेकर आई कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, या दूसरी जगह से कहीं से भी इंफॉर्मेशन को अपने पास ले सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर एक जबरदस्त इवेंट हुआ। वो क्या हुआ जिसकी वजह से ये बैंक लाइमलाइट में आ गया, और वो बैंक था आईसीआईसीआई। ये एक ऐसा बैंक था जो भारत के अंदर सबसे पहला बैंक बना जिसने 1996 में इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट किया, और सूचना क्रांति में इसका जबरदस्त नाम हो गया, और यहीं से ये बैंक इतना लाइमलाइट में आया कि आज तक ये बैंक इतना फेमस है, क्योंकि ये वो बैंक है जिसने पहले इंटरनेट बैंकिंग को सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया था, अपने ऑपरेशंस में इंटरनेट बैंकिंग को लेकर के आया था आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। मैंने दोनों ईयर्स लिख दिए हैं, और बीएसएनएल की बात भी यहाँ पर लिख दी है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये भारत की शुरुआत हो चुकी थी इंटरनेट बैंकिंग के क्षेत्र में, या डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में, ठीक है जी, 1996 में। और 1999 तक आते आते पूरी तरह से इंटरनेट बैंकिंग, या फिर आप डिजिटल बैंकिंग की हम बात करें, ये लागू होने लग गई हर बैंक्स में, और इसका जो बेनिफिट था वो भी कस्टमर्स को दिखने लग गया, ठीक है जी। तो अगर हम वैसे फर्क तौर पर बात करें तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी इंटरनेट बैंकिंग की या डिजिटल बैंकिंग की। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत जो है ना, वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल जीडीपी। अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ये हमारा इकोनॉमी का टॉपिक है। जब हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे या जब फाइनेंशियल जीके को डिस्कस करेंगे बैंक से जुड़ी हुई, तब हम देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। तो भारत का 6th रैंक है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल जीडीपी, इन द नॉमिनल जीडीपी दुनिया में। और इसके अलावा भारत का 3rd रैंक है किसमें, इन परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है जी।
इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी भारत का दुनिया में तीसरा रैंक आता है। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, ये भी इकोनॉमिक टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम फाइनेंशियल जीके को देखेंगे। इसके अलावा भारत जो है वो दुनिया की जो लीडिंग नेशंस हैं, जैसे G20 ग्रुप है या आपका ब्रिक्स नेशन है, जिसमें बड़े बड़े देश की दुनिया की बड़ी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, उनका भी भारत मेंबर है। तो उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए भारत को डिजिटल बैंकिंग की जरूरत थी। अदरवाइज वो उस दौड़ में शामिल नहीं रह सकता कि वो पूरी दुनिया में अपनी अस्तित्व को बचा सके, अपनी प्रेजेंस को दिखा सके। ठीक है जी, तो भारत के लिए डिजिटल बैंकिंग में आना बहुत जरूरी था। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा कि लार्ज कस्टमर बेस, भारत की 135 करोड़ की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को कैटर करने के लिए, इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए अगर आप पेन पेपर मोड में, कागज रसीदें भरने के मोड में रह जाते तो बहुत बुरा हाल हो जाता है इस देश में बैंकिंग का। और इमीडिएटली हमारे जो बैंकिंग से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं या जो बैंकिंग से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसको बड़ी तेजी से अपनाया और बहुत अच्छे तरीके से इसको सुचारू तरीके से अपनाते हुए भारत की बैंकिंग को बहुत मजबूती से उन्होंने आगे बढ़ाया। ये हमने देखा है कि जब दुनिया में रिसेशन आते रहे हैं तो भारत की आरबीआई ने बहुत जबरदस्त तरीके से उसका सामना किया और भारत के लोगों को बड़े अच्छे से वहां से वो बचा करके निकाल करके ले गए हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है जी, कि इनकी वजह से हमने डिजिटल बैंकिंग में जाना हमारे लिए बहुत जरूरी था, वो आपने देख लेने हैं। इसके बाद एक कॉमन सा पॉइंट है कि एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। देखिए, जब कंप्यूटर आया है, डेफिनेटली कंप्यूटर का अपना काम करने का तरीका है, उससे क्या होता है कि जो आपका काम है वो बहुत ही तेजी से होता है, आपकी जो वर्किंग है वो एफिशिएंट हो जाती है, बहुत एफिशिएंसी के साथ आप अपना काम करते हैं, बड़ी तेजी के साथ और सही ढंग से। तो क्या है, बैंकिंग का जो काम करने का सिस्टम था, जो बैंकिंग का वर्किंग प्रोसीजर था, उसमें भी, उसकी एफिशिएंसी में भी बड़ी इंप्रूवमेंट हुई या होनी थी जब हमने डिजिटल बैंकिंग में एंटर करना था, और इसीलिए हमने किया और हमारे बैंक्स की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके अलावा जब इंसान से हम काम लेते हैं तो वो कंपैरेटिवली में महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर हम एक मशीनों से हम काम लें या फिर ऐसी जगह पर जहां पर मशीनें ज्यादा हमें फायदा दे सकती हैं कम समय में, तो वहां पर क्या होता है कि हम अपनी कॉस्ट को भी बचा जाते हैं। तो ये भी बहुत एक जबरदस्त पॉइंट था बैंक्स के दिमाग में कि हमें अपनी कॉस्ट को, हमारी वर्किंग कॉस्ट को भी हमने कट करना है ताकि हम वो जो फायदा हो वो हम हमारे कस्टमर्स तक पहुंचा सके और हम अपनी सर्विसेज कस्टमर को कम रेट पर दे सकें। इसलिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी कॉस्ट को कम करें। ठीक है जी, इसके अलावा एक और जबरदस्त पॉइंट है, वो मैंने लिखा है यहाँ पर डाटा माइनिंग। देखिए, ऊपर के पॉइंट्स आप बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डाटा माइनिंग को समझेंगे। देखिए, जब इंटरनेट बैंकिंग होती है या डिजिटल बैंकिंग हम बात करें, डिजिटल बैंकिंग जब होती है, सारा जो ऑपरेशंस हैं वो कंप्यूटर्स पर हो रहे हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर आपकी एटीएम मशीन के रूप में हो सकता है, वो कंप्यूटर आपकी पीओएस मशीन के रूप में हो सकता है, वो कंप्यूटर आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनके रूप में हो सकता है, आपके मोबाइल के रूप में हो सकता है, आपके लैपटॉप के रूप में हो सकता है। उनसे जितना भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है एक बैंक का उसके कस्टमर्स के साथ, ठीक है जी, तो उस सारे डाटा को इकट्ठा किया जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियां के जो एनालिस्ट हैं, जो विश्लेषक हैं, उनको ये काम दिया जाता है कि आप ये सारे डाटे को आप एनालाइज करिए और हमें बताइए कि हमारे कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे कस्टमर्स की डिमांड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम अपने कस्टमर्स को ज्यादा कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वो जो सारा डाटा है उसको माइन किया जाता है, उसको निकाला जाता है खोद करके और उसको अलग अलग कैटेगराइज करके उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर उसके बाद बताया जाता है कि जी आपके कस्टमर्स का बिहेवियर ये है। तो यानी कि कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए डाटा माइनिंग की जाती है और जब आप किसी के बिहेवियर को समझ जाते हैं तभी आप उससे ज्यादा बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। तो जब बैंक्स अपने कस्टमर के बिहेवियर को समझेगा उसी के बाद वो ज्यादा बेटर तरीके से अपने कस्टमर को सर्व कर पाएगा। और सर्विस सेक्टर में बने रहने के लिए, बैंकिंग एक सर्विस सेक्टर है, इसमें बने रहने के लिए अगर आप जितना ज्यादा अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे उतने ही आप अपने बैंक को, उतना ही वो बैंक अपने आप को आगे लेके जा सकता है या इस कट थ्रोट कंपटीशन में मतलब कि मार्केट में बना रह सकता है। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को आपको देख लेना कि ऑब्जेक्टिव क्या है डिजिटल बैंकिंग का, बेटर कस्टमर बेस, उसको ज्यादा अच्छा कस्टमर बेस मिले या उसका जो कस्टमर बेस है वो और ज्यादा वो मेंटेन रहे, या फिर न्यू कस्टमर एक्विजिशन, उसके पास उसकी सर्विसेज को देखते हुए और कस्टमर उसके पास जुड़े, नए कस्टमर उसके पास एक्वायर वो कर पाए, एक्विजिशन, मोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है जी, इसके लिए डिजिटल बैंकिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, तो हमने बात करी 1983 से 82-83 से लेकर हम आगे बढ़े हैं और आज साल चल रहा है 2020 और 1999 में हमने कहा कि 1999 में डिजिटल बैंकिंग पूरी तौर से बैंक्स अपनाने लग गए थे। लेकिन डिजिटल बैंकिंग एक आज जिस स्थिति पर पहुंच चुकी है उसको हम
हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू या और जो टॉपिक्स हमने डिजिटल बैंकिंग के अंडर कवर करेंगे उसके बीच में आपको सारा ये डिस्कस करूंगा। तो इंट्रोडक्शन में, डिजिटल बैंकिंग इंट्रोडक्शन में आज ये जो मैंने दिखाया है आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मेरा लेक्चर आपने सुन लिया है और अच्छे से इसको समझ करके आपका हर कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। कल हम एक नई वीडियो के साथ, डिजिटल बैंकिंग की एक नई वीडियो के साथ, कार्ड्स का जो अगर आपने सिलेबस नोट किया हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि हम कल क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।